और इसका कारण ये है कि मैं डॉक्टर के तरफ से रिजेक्टेड आदमी हूँ। डॉक्टर ने कह दिया था कि आपके बीमारी का कोई इलाज आपने करना शुरू कर दिया। दिया। तो ये आसानी से सीमन इकट्ठा हो जाते हैं। सुने हैं कि बड़ा एबीएस में जो है कि डुप्लीकेसी होती है, धांधली होती है। इसमें बहुत कम जाते हैं हम लोग, इसलिए कि बहुत महंगा है। मान लीजिए कि इंटासिप तीजो लगाइएगा तो 500 का इंजेक्शन है, 500 में सब समझ लेना। उसको हम लोग टेकअप कर रहे हैं। हो सकता है कि तो ड्राई मैटर में क्या क्या आपने सीखा, जैसे हमारे दर्शक भी जान जाएं आपके माध्यम से। आप बहुत सारे यहाँ युवा आए हुए हैं जो कि स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, शुरुआत करने के लिए, सीखने के लिए कि यहाँ कुछ हम वहाँ से सीख लें, उसके बाद शुरुआत। अनुभव है आपको। अगर 10 गाय बढ़िया से आप पालन कीजिए, 20-25 तक चले गए तो आपको फॉर्च्यूनर पर जरूर चढ़ा दें। साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। आज है 26 जुलाई 2026 और हम मोकामा के टीडीएम डेयरी फार्म पे हैं। और बहुत से जो नए पशुपालक हैं, नया डेयरी करना चाह रहे हैं या फिर पुरानी डेयरी कर रहे हैं, जानकारी गेन करने के लिए, जानकारी इकट्ठा करने के लिए आज इस ट्रेनिंग में शामिल हुए हैं। तो हमारे साथ एक चाचा जी हैं, काफ़ी इनके अंदर सीखने की लगन हमने देखा और टैलेंट भी काफ़ी कूट कर भरा है। तो इच्छा हुआ क्यों ना एक चाचा जी का अनुभव जो है कि अपने वीडियो में शामिल किया जाए और इनका अनुभव साझा किया जाए वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए। तो चाचा जी नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हैं? अच्छा। क्या उम्र होगी चाचा जी आपकी? 57 क्रॉस कर रहा है। 57 प्लस एज हो गई है चाचा जी की। और इस एज में जो इनके अंदर एनर्जी लेवल दिख रही है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। कितने साल से पशुपालन के क्षेत्र में आए हैं? वैसे तो हमारे घर के लोग बहुत पहले से करते थे, लेकिन हम 5 साल से कर रहे हैं। 5 साल से कर रहे हैं। तो पशुपालन के साथ साथ कुछ और भी करते हैं? मैं बता रहा हूँ। इसका कारण ये है कि मैं डॉक्टर के तरफ से रिजेक्टेड आदमी हूँ। डॉक्टर ने कह दिया था कि आपके बीमारी का कोई इलाज नहीं है, आपको जब तक रहना है, इस धरती पर रहना है, तब तक दवा खाना है, और नहीं तो आप ऐसा कुछ चुनिए कि उसमें लग जाइए कि आपकी बीमारी खत्म हो जाए। तो मैंने गौ सेवा चुना और आज मेरा सारा बीमारी खत्म है। मैं एक टैबलेट, मैंने मुझे 11 साल एक टैबलेट खाए हुए हो गया। 11 साल जी। मतलब जब से आपने गौ माता का सेवा करना शुरू किया, बीमारी छोड़ के भाग गई और प्रभु की कृपा से दवा भी आपको खत्म नहीं खाना पड़ता है। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि जब उम्र ढलती है 40-45 साल के बाद ज़्यादातर लोग दवा पे हो जाते हैं, लेकिन आपका जो है कि इस एज में दवा से विदा हो गया, छूट गई दवा। तो कितने जानवर रखे हैं आप? 5 जानवर रखे हैं। तो हमने सुना, आपने बताया हम वकालत भी करते हैं, तो वकालत भी वाकई में करते हैं? सीरियसली रूप में करते हैं जी। ये मेरा पार्ट है, मेरा मेन प्रोफेशन वकालत है। डेयरी फार्मिंग पार्ट जॉब है और मेन जो है वकालत है। तो जैसे कितने साल हो गए आपको ये करते हुए? वकालत करते हुए डेयरी फार्मिंग 5 साल। 5 साल से कर रहे हैं। क्या क्या चैलेंजेज आए 5 साल में आपको? क्या क्या चुनौतियाँ आई, समस्याएं क्या? डेयरी फार्मिंग में सबसे पहली समस्या है कि ज़्यादा ईल्ड की गाय नहीं मिलती है देहात में। ज़्यादा एज ईल्ड मतलब ज़्यादा दूध देने वाली गाय, ज़्यादा दूध देने वाली गाय नहीं। सीधा पकड़िए उसको। और उसके लिए ब्रीडिंग पर जाना है जी। तो ब्रीडिंग के लिए अब आपने यहाँ जब बताया है ABS, SAG, चाहे WWS, वर्ल्ड वाइड के सिम अब मिल रहा है जी। तो अब कोई भी पशुपालक अगर लगेगा तो प्रोग्रेसिव हो जाएगा निश्चित तौर पे। तो ये इस उम्र में कैसे आपने जानकारी इकट्ठा कर ली कि ABS होता है, वर्ल्ड वाइड होता है, SAG होता है? लगन है, सीखने की लगन है। सीखने की लगन है। हम अभी पिछले साल एक गाय लाए ब्रीड के लिए ही जी। तो मेरी ABS जी की बछिया है और रोमियो मेरे यहाँ बच्चा भी है ABS के रोमियो। अच्छा, मदर जो है जिक की है? जिक की है। और रोमियो पे उसको सीमन लगा था। वो लगाए थे, हम लोग को दिए थे बाबा, उनके मेन यही हैं, यही दिलवाए थे। इन्हीं के माध्यम से मिला है जी। और एक मेरे पास SAG की और एक बछिया। तो ब्रीड हमारा चालू हो गया है। ब्रीडिंग आपने करना शुरू कर दिया। तो ये आसानी से सीमन इकट्ठा हो जाते हैं? सुने हैं कि बड़ा ABS में जो है कि डुप्लीकेसी होती है, धांधली होती है। नहीं, जो मेन एजेंसी है हमारे यहाँ एक हमारे यहाँ मसरत में है राजू तिवारी। बहुत बड़ा डेयरी फार्म है उनके पास, 200-250 गाय है उनके पास, तो उनके पास अवेलेबल है अभी। कहाँ से आए हैं हमारे दर्शक थोड़ा सा जानना? सिवान से हैं। सिवान जिला से आए हैं मोकामा में सीखने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए। तो 5 गाय में 5 साल हो गया, 5 गाय रखे हैं। समस्या क्या क्या है उसमें? समस्या गाय के लिए 2 समस्या बहुत है। एक तो रिपीट ब्रीडिंग है जी, और एक थनैला। इससे जो मुक्ति पालेगा वो गो पालन में सक्सेस हो गया। क्या वजह है जानवरों के थनैला के पीछे? क्या कारण है? क्यों? थनैला का मेन कारण है कि एक तो सही न्यूट्रिशन उसको नहीं मिल पाता है, बढ़िया फीड आपको नहीं दीजिएगा, थनैला पकड़ेगा जी। दूसरा है कि वातावरण आपके पास सही नहीं मिलेगा, मैट नहीं रहेगा,
कीचड़ हो गया, ये सब हो गया तो पकड़ेगा। और अगर सारी व्यवस्था हो जाएगी तो थनैला अपने आप खत्म। अच्छा, क्या क्या लक्षण होते हैं? जैसे बहुत से नए भी पशुपालक हैं जो सीख रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो उनको कैसे, जैसे गाय खरीद के लाए, थनैला हो गया, तो क्या क्या सिम्टम दिखते हैं? तो थनैला का सबसे फर्स्ट लक्षण है कि उसका जो थन है वो स्वेलिंग आ जाएगा, उसमें वो लाल हो जाएगा, एक प्रकार का वो है। दूसरा थनैला का लक्षण है कि बाघ से पानी टाइप का दूध आएगा उसके थन से। जी। तीसरा लक्षण है कि वो अपने आप वो थनैला मतलब वो बाघ का दूध बंद होने लगेगा। लेकिन सबसे खतरनाक जो दूध बंद होता है वो सबसे खतरनाक थनैला है। थन भी हार्ड हो जाता है? थन हार्ड हो जाता है, पूरा पत्थर जैसे हो जाता है। लेकिन सबसे खतरनाक जो दूध बंद होता है थन का, वो सबसे खतरनाक थनैला है। उससे पार पाना बड़ी मुश्किल है। तो शुरुआती लक्षण दिखते हैं, उसी समय इलाज कर देते हैं या फिर? शुरुआती लक्षण में अगर हम लोग होम्योपैथ में चले गए तो श्योर है, उसको होना ही ठीक है। लेकिन अगर वहीं 2-3 दिन लापरवाही हो गई तब तो अंग्रेजी में आपको। तो होम्योपैथ में कौन सी दवा चलाते हैं? होम्योपैथ में 2-3 दवा हम चलाते हैं जो बहुत अच्छी दवा है। जी। एक फाइटोलिका है, फाइटोलक का। हाँ, 200 पाउंड में हम लोग देते हैं जी। एक डॉक्टर जॉन्स का मेस्टी प्लस है जी। उन्हीं का एक फाइब्रोसिन आता है गोली, जो थान पत्थर हो जाता है उसके लिए हम लोग दे देते हैं। और एक अगर थान में रुक गया दूध तो उसके लिए हम लोग कैलकेरिया फ्लोर एक दवा आती है, वो हम लोग देते हैं। एलोपैथ में नहीं जाते हैं? एलोपैथ में बहुत कम जाते हैं हम लोग, इसलिए कि बहुत महंगा है। मान लीजिए कि इंटासिप टीजो लगाइएगा तो 500 का इंजेक्शन है, 500 में सब दवाइयाँ हो जाएगी। जी। मतलब अगर होम्योपैथ शुरुआती दौर में ही अगर हम करते हैं तो फिर श्योर हो जाएगा। श्योर है एकदम। दूध पे भी असर कम आएगा? कोई असर आता ही नहीं है, 1-2 टाइम आता है बस, तीसरे टाइम से फिर वो अपने आप ठीक तो हो। अभी 5 गायों में मिल्किंग में कितनी है आपके पास? अभी मेरे पास 2 मिल्किंग, 2 दूध दे रही हैं, 3 एक प्रेग्नेंट है। कब तक बच्चा देगी? 15 सितंबर को पड़ेगा। सितंबर में बच्चा अभी देगी। ट्रांजेक्शन पीरियड उसका शुरू है। और 2 वाली? और 2 वाली एक वही जर्सी है, वो दूध दे रही है, 15 लीटर दूध देती है। और एक वही रिपीट ब्रीडिंग का शिकार है जो हम चर्चा कर रहे थे, उसको सारा हम प्रोसेस करके हार गए हैं। जीपीजी से लेके कोर्नोल इंजेक्शन तक सब लगा दिए हैं, लेकिन वो अभी परसिव नहीं तो कर। जैसे आपने यहाँ सीखा, कुछ क्या बताया कि क्यों, आखिर क्या कारण है कि वही मेन कुपोषण है। कुपोषण? क्या बीसीएस उसका डाउन है? विशेष कहीं से डाउन नहीं है, कहीं से कुछ डाउन नहीं है। वही तो फिर कैसे कुपोषण के शिकार हुए? कुपोषण का शिकार है कि हम लोग उसका ड्राई मैटर पहले नहीं समझते थे। जी। अब जब से ड्राई मैटर समझ लेना, उसको हम लोग टेकअप कर रहे हैं। हो सकता है कि तो ड्राई मैटर में क्या क्या आपने सीखा, जैसे हमारे दर्शक भी जान जाएं आपके माध्यम से? बड़ी ड्राई मैटर में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है जी। आपको सूखा चारा कितना देना है, आपको हरा चारा कितना देना है, और आपको फीड कितना देना है। 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है। क्या फार्मूलेशन होता है? फार्मूलेशन ये होता है कि गाय के वजन का 2% और दूध का 1/3 आपको देना है। गाय अगर 6 कुंटल की है तो 12 किलो उसको ड्राई मैटर हो गया। ड्राई मैटर हो गया। अगर 30 किलो दूध दे रही है तो 10 किलो ड्राई मैटर उसका हो गया। मतलब दोनों को ऐड कर देना ऐड करना है तो आपको 22 किलो उसको देना है पर डे का, चाहे वो फीड से, हरे चारे से। हाँ, और उसमें भूसा से कवर नहीं होगा जी। उसको या फीड से कवर होगा, हरा चारा से कवर होगा, साइलेज से कवर होगा, क्योंकि भूसा का एक लिमिट है, उसको आप 4 किलो से अधिक नहीं दे सकते हैं। ये चीज़ें समझना होगा लोगों को। हाँ, भूसा आप 4 किलो से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। ये चीज़ें लोगों को बड़ा जरूरी है समझना, 4 किलो क्योंकि बहुत से फार्म पे हम लोग देखते हैं सिर्फ सूखे ड्राई फोडर पे चल रहा है, भूसा और पशु आहार। उनके दिमाग में ये है कि हम ज़्यादा पशु आहार देंगे तो हमारे जानवर ज़्यादा दूध देंगे। नहीं देंगे, फेल कर जाएंगे, फेल हो जाएंगे, ज़्यादा दिन चल नहीं पाएंगे, रिपीट ब्रीडिंग का शिकार हो जाएंगे, जाते जाते उनमें डेयरी बंद हो जाएगी। मतलब लास्ट जाना ही में जाने का ये कारण बन जाएगा। जाना ही जाना है। और क्या क्या चीज़ें बताई गई? और यहाँ बताइए, अभी तो थनैला वाला चर्चा होगा, और रिपीट ब्रीडिंग का कारण क्या है ये सब बताया गया। आप जैसे इस उम्र में 5 गाय संभाल रहे हैं, आगे क्या योजनाएं हैं आपकी? आगे हमको डेयरी बहुत लंबा ले जाना है जी। हमके सब कम मेरी आगे आने वाली पीढ़ी कहीं बाहर नहीं शिफ्ट करे, गांव में रह जाए। तो घर में और बच्चे हैं जो आप ले जाएंगे उसको? मेरे 2 बेटे हैं जी। बड़ा बेटा CS से बीटेक है। अच्छा। और छोटा बेटा मैकेनिकल से बीटेक है। तो बीटेक करने के बाद बड़ा बेटा मेरा बीटेक करके यहाँ मतलब पॉलिटिक्स में है, सोशल, उसी को यहाँ इस फील्ड में लाना है। मतलब उनके अंदर जिज्ञासा है अंदर से कि नहीं, करता हम जो कि पशुपालन में हाँ वो है काम दें। और जैसे आप बहुत सारे यहाँ युवा आए हुए हैं जो कि स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, शुरुआत करने के लिए, सीखने के लिए कि हाँ कुछ हम वहाँ से सीख लें उसके बाद शुरुआत करें, क्या कहेंगे उनको? उनके लिए मेरा एक ही संदेश है जी। आप इस फील्ड में आइए, लगन से काम कीजिए। मतलब मेरा जहाँ तक अनुभव है, आपको अगर 10 गाय बढ़िया से आप पालन कीजिए, 20-25 तक चले गए तो आपको फॉर्च्यूनर पर जरूर चढ़ा देगी गाय माता। फॉर्च्यूनर पे चढ़ा देगी, आप जरूर चढ़ा देगी। जैसे यहाँ हाई मिलकर गाय हैं, जितनी भी गाय हम लोग देख रहे हैं, तो इनके मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताएं कि कैसे मैनेज किया जाए? हाई मिलकर के वही है, एक तो आपको उसका क्लाइमेट जो है उसको मेंटेन करना है। हाँ। क्लाइमेट ये मेंटेन करना है कि आपके सेट का टेम्परेचर 30 के बिलो रहे।
30 के नीचे 30 डिग्री के नीचे रहे जी। आप कहीं रखिए, बड़े सेट में रखिए, छोटे सेट में रखिए, 30 का बिलो रखिए। कैसे रखेगा वो? उसके लिए फोगर है, पंखा है, एग्जॉस्ट फैन है, ये सब लगाइए, रहेगा। जैसे यहाँ सब सारी चीज़ें यहाँ लगी सारी हुई चीज़ें हैं। लगी हुई है। शेड देख रहे हैं यहाँ बिल्कुल साधारण ढंग का है। तो शेड पे जो खर्च करते हैं, देखते हैं कहीं कहीं 20 लाख 25 लाख का शेड ही बनवा देते हैं। तो क्या उतना महंगा शेड बनाना जरूरी होता है? कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। कोई जरूरी मतलब इस नहीं। तरह के सेट पर भी काम किया जा सकता है। क्या क्या चीज़ें सर आपने सीखी यहाँ आके इस एक दिवसीय ट्रेनिंग में? यहाँ एक दिवसीय ट्रेनिंग में आके मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। जी पहला बात तो गोपालक के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है। जी। तो इस रिपीट ब्रीडिंग से कैसे छुटकारा पाया जाए, ये हम लोग सीखे। दूसरा है ब्रीडिंग। आज हमारे यहाँ देहात में जाइएगा तो कहीं भी 10 लीटर 15 लीटर से ज़्यादा गाय नहीं मिल रही है जी। और किसान के लिए सबसे बड़ा यही चैलेंज है। अगर उतना ही हम मेहनत एक गाय पर कर रहे हैं और एक गाय 30 लीटर दूध दे रही है और दूसरा गाय 10 लीटर दूध दे रही है, तो दोनों में बहुत फ़र्क है। तो दूसरा चीज़ हम लोग सीखे कि ब्रीडिंग के बल पर कैसे हम लोग 10 लीटर से 40 लीटर 50 लीटर तक जा सकते हैं। जी। तीसरा जो डेयरी की सबसे बड़ी समस्या है थनैला, उसके रोकथाम के बारे में हम लोग सीखे। चौथा सबसे बड़ा फीडिंग है, ड्राई मैटर वाला मामला जो है, बहुत से हमारे किसान लोग अनभिज्ञ हैं इससे। कोई कुछ नहीं जानता, कोई लोग 50 किलो हरा चारा खिला देता है, कोई 10 किलो भूसे खिला देता है। तो बैलेंस ड्राई फीड का, ड्राई मैटर का कितना बैलेंस होना चाहिए, ये हम लोग सीखे। और ये जो इस चीज़ से रिपीट ब्रीडिंग और थनैला दोनों समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ आके बहुत कुछ सीखे। जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है कि ये आज 28वां एक दिवसीय ट्रेनिंग हो रहा है यहाँ पे, तो युवा वर्गों के लिए क्या संदेश देंगे आप, जो युवा करना चाहता है? जैसे हम लोगों का नंबर सोशल मीडिया पे चलता रहता है, बहुत से ऐसे युवा हैं जो कि डेयरी फार्म करने के लिए सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो कितना उनके लिए ये लाभकारी होगा एक दिवसीय ट्रेनिंग? युवा वर्ग के लिए ये अपना निजी रोजगार है। अगर इसमें तन मन और लगन से लगा जाए जी, तो जितने भी रोजगार हैं, मतलब देहात लेवल से लेकर शहर लेवल तक, सबसे बढ़िया रोजगार है ये। जी। ये अपना सेल्फ रोजगार है, कहीं आपको जाना नहीं, अपने स्वयं से करना है, सारा व्यवस्था कर लीजिए, स्वयं से करना है, किसी के पास आपको जाना नहीं है, लोग आपके पास आएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर ये एक दिवसीय ट्रेनिंग कोई युवा करके अपने डेयरी फार्म का स्टार्टअप करता है तो क्या वो सफल हो जाएगा? बहुत बढ़िया से सफल होगा। सफल हो जाएगा। जो यहाँ से सीख के जा रहा है उस रूटीन में अगर चला, उस प्रोटोकॉल में वो चला, तो निश्चित है कि वो सफल होगा। सफल हो जाएगा। क्या क्या व्यवस्थाएं मिली आपको यहाँ पे एक दिवसीय ट्रेनिंग में? यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था मिली। ट्रांजैक्शन से लेके बछिया तैयार करने से लेकर बड़ी गाय को बढ़िया से मिल्किंग में कैसे लाया जाए। साधारण शेड में सबसे बढ़िया जो व्यवस्था यहाँ का, कि लोग 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ों लगा के शेड बनाते हैं जी, लेकिन वो लोग सफल नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ हमने यही देखा कि साधारण शेड में जो हमारे संभव जी, प्रशांत जी और नितेश जी ने जो व्यवस्था किया है वो काबिल तारीफ है। अगर हम लोग इसमें करें तो कम पैसा में भी बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। नए युवाओं को क्या संदेश देंगे सर, जो डेयरी फार्म करना चाहते हैं, किस प्रकार से करें, कितने लीटर वाली? नए युवाओं के लिए सबसे है कि आप 20 प्लस से ऊपर बढ़िए जी, और ब्रीडिंग कीजिए, अच्छा फीड खिलाइए, मैनेजमेंट कीजिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे, 100% सफल होंगे, कहीं फेल होने का चांस नहीं है। तो क्या ब्रीडिंग के लिए जो अच्छा सीमन होता है आसानी से इस क्षेत्र में उपलब्ध हो जाता है? मिल जाएगा, अगर मिल चाहेंगे जाता तो मिल जाएगा, निश्चित रूप से जी। मिलेगा। आप अपने यहाँ वर्ल्ड वाइड भी आ गया है, BS है, SAG है, बहुत। जैसे बहुत सी कंपनियां डुप्लीकेसी कर रही हैं, तो कैसे चेक करते हैं कि हमारा सीमन ओरिजिनल है? वो तो सीमेंट आप डालिएगा, नेट पे डालिएगा, उसका नंबर है जो स्ट्रॉ होता है जी, उसको आप नेट पे फोटो खींच के डालिए, एकदम अगर सही होगा तो आ जाएगा कि सही है आपका। जैसे बहुत से डेयरी फार्म सर सूखे चारे पर चलते हैं, वहाँ का मैनेजमेंट ऐसा होता है कि सूखा चारा पर ही डेयरी फार्म को चलाया जाता है। तो क्या कुछ दिनों तक चला पाना ये संभव हो पाता है, या फिर जैसा कि हमने यहाँ देखा कि ड्राई मैटर तैयार करना है, हरा चारा, साइलेज, सूखा चारा, तो ये वाला जो सिस्टम है ये सही है? 20 के नीचे आपको गाय रखना है जी, तब तो हरा चारा और आप सूखा चारा भूसा पे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर 25 के ऊपर जा रहे हैं तो बिना साइलेज का आपका डेयरी कतई संभव नहीं है। आपको साइलेज पे जाना ही जाना है, नहीं तो आप सफल नहीं होइएगा। अभी कितना दूध आपके फार्म पे उत्पादन? मेरे फार्म पे तो अभी छोटा फार्म है, 30 लीटर है दूध। 30 लीटर। क्या रेट? लेकिन ब्रीडिंग पर हम काम कर रहे हैं। प्रशांत जी भी देखें, हमारे पास एक ABS जी की गाय है, उसके बाद उसकी बछिया रोमियो है और एक ACG की बछिया। जैसे हम देख रहे हैं इस क्षेत्र में लोग गायों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, भैंसों पे नहीं करते हैं, इसके पीछे क्या वजह होती है? भैंस का जो मिल्किंग पीरियड होता है वो कम होता है जी, इसीलिए उस पर लोग नहीं जा रहे हैं। जैसे हरियाणा वाले कहते हैं कि यहाँ हम लोगों की जो भैंसें होती हैं वो भी लंबे समय तक जो है दूध देती हैं। जैसे गाय को हम लोग 2 महीने ट्राई तो वो 20 प्लस से ज़्यादा नहीं जाएगी। और गाय तो यहाँ हमारे संभव जी 50, 52, 55 लीटर तक लेके चले गए। कितना समय उन्होंने दिया है जिससे किस लेवल पे पहुँच चुके हैं, कुछ पता है? हमको लगता है कि 10 साल समय जरूर दिया होगा। 10 साल। तो कहीं ना कहीं उनके पद चिन्ह पे ही आप लोग चल के और नए मुकाम को पाने की
कोशिश कर रहे हैं। बस हम लोग हमारे नीतीश जी हैं, प्रशांत जी हैं और संभव जी हैं, इन्हीं तीनों के सहयोग से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी, एक युवाओं के लिए नया काम और जो अपने क्षेत्र के पशुपालक हैं या यूपी बिहार के लिए बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं ये लोग, जो कि काफ़ी सराहनीय है। और आप भी इतना समय दिए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।